वेक्टर मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास तेरे पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर। ना हो तू उदास तेरे पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चंदा तुझे हो देख कर आहें भरता है। हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर का। वेक्टर का टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहले मेथड का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट मेथड इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो बच्चों, इसमें हम बड़े ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट क्या है। लास्ट वीडियो में हमने फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखा था। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप जरूर देख के आए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो आई बटन पे प्लीज क्लिक करके उस वीडियो को देख लें। सो देखो बच्चों, क्या होता है ट्रायंगल लॉ में, एक ये फ्री वेक्टर है ए, एक ये वेक्टर है बी। सो सिंस इट इज अ फ्री वेक्टर, तो हमें पता है कि इसको हम पैरेलली ट्रांसलेट कर सकते हैं। पैरेलल ट्रांसलेशन डज नॉट ब्रिंग एनी चेंजेस इन द वेक्टर। ठीक है बच्चों, सो इसको हमने पैरेलली ट्रांसलेट कराया यहां पे। इसमें एक्चुअली करते हैं ट्रायंगल लॉ में, क्या करते हैं, हेड प्लस टेल करते हैं। हेड के ऊपर हम टेल को रखेंगे। एक के हेड, फर्स्ट वेक्टर के हेड इसको बोलते हैं, और ये टेल होता है। ये हेड होता है, ये टेल होता है। टेल को यहां पर रखेंगे तो पैरेलली हम ट्रांसलेट कराते हैं ट्रायंगल लॉ के लिए। ये देखो तो शायद पैरेलल बन रहा है। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर हो गया इसके। ठीक है, यानी कि हमने इसको ड्रैग करके यहां पे ला दिया। ठीक है, अब बच्चों देखो, इससे हमें बनाना था ट्रायंगल, तो दो साइड तो बन गया। ये बी हो गया वेक्टर। अब इसी वेक्टर, ये एक वेक्टर बी था, ये ए था। अब इस ट्रायंगल बनाने के लिए थर्ड साइड बनाना पड़ेगा। ये थर्ड साइड हो गया। ये जो थर्ड साइड हुआ ना, यही होगा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट बोलते हैं, जिसको आर वेक्टर से इंडिकेट किया जाता है। लिखने का तरीका क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी। बच्चों समझ में आया कॉन्सेप्ट। ये हो गया लिखने का जस्ट तरीका है हमारा, आर इक्वल टू ए प्लस बी। ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो बच्चों, यहां पे एक आध पॉइंट निकल के आते हैं। अगर यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे एरो इधर है, इधर है, यानी कि ये एरो जो है वो हमारा कौन सा डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये जो रिजल्टेंट है इसका क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है डायरेक्शन। यानी कि जो टक्कर मारता है, जो अपोज करता है डायरेक्शन को, दो वेक्टर का डायरेक्शन एक साइड में जाएगा और तीसरा जो अपोज करेगा दोनों के डायरेक्शन को, वही हमारा रिजल्टेंट होगा, वही हमारा सम होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। ये क्वेश्चन अपने बुक एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये हमारा हो गया पॉइंट ए, ये बी, ये सी। हमने ये वेक्टर ले लिया, ऐसे वेक्टर ले लिया। सो देखो बच्चों, क्या हो रहा है, इन दोनों का डायरेक्शन से ऐसे है, एंटी क्लॉक, और ये हो गया क्लॉक, टक्कर मार रहा है इसको, तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू होगा ए सी वेक्टर। ध्यान से देखो, ए सी वेक्टर, ये रिजल्टेंट है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या है, जब हम इनिशियल, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। जब इनिशियल को फाइनल और फाइनल को इनिशियल बनाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस एन बाहर निकालना पड़ता है। समझ में आ गया आप लोगों को। जब फाइनल को इनिशियल, इनिशियल को फाइनल बनाते हैं तो क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सो ये हो गया माइनस सी ए, और ये था ए बी प्लस बी सी,
इक्वल टू दिस। अगेन ए बी प्लस बी सी, ये इधर आएगा तो प्लस सी ए हो जाएगा, जो कि इधर हो जाएगा 0 वेक्टर। क्लियर है, ये हमारा रिजल्ट हो गया। सो यहां से क्या आपको पास रिजल्ट आता है वो ध्यान से देखें कि एक कोई ट्रायंगल है, ये ए था, ये बी है, ये सी है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, और सी ए का डायरेक्शन इधर है। जब ये तीनों को ऐड करेंगे यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जब तीनों एक डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट होता है 0 वेक्टर। याद रहेगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। सो बच्चों अब आगे देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। इसमें कुछ रिजल्ट भी आते हैं। रिजल्ट क्या आता है, एक चीज और देख लो आप लोग। ये एक वेक्टर था हमारा, ए इस डायरेक्शन में था, बी का डायरेक्शन ये था। अगर माइनस बी लिखे, आप लास्ट वीडियो में जाकर देखोगे, उसमें मैंने बताया था निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, वो क्या देता है निगेटिव ऑफ वेक्टर। निगेटिव ऑफ वेक्टर कुछ नहीं होता है, बस क्या होता है, जो भी वेक्टर अगर डायरेक्शन इसका ये है ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सा डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। सो अगर बी ये है इस डायरेक्शन में तो माइनस बी इधर होगा बच्चों। अब ये देखो, इससे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो इसका डायरेक्शन इधर, ये इधर आ रहा है, तो ये इसको अपोज करेगा, तो ये हो गया रिजल्टेंट। ये जो होगा आर, ये क्या होगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, जो कि फाइनल बन जाएगा ए प्लस माइनस माइनस बी का रिजल्टेंट। समझ में आया बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्लियर है। अब देखो बच्चों दूसरा टॉपिक आता है, पहला ये था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अब लास्ट वाले में क्या करते थे हम लोग, ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, एक के हेड पे दूसरे को टेल को लाते थे। अब यहां पे क्या करना है, दोनों के टेल को एक जगह रखेंगे, तो इसको पैरेलली हम ट्रांसलेट करा लेते हैं। यहां पे पैरेलल ट्रांसलेट कराया, ऐसे बन गया, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इससे बनाना है हमें पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनाओ तो कैसे बनाओगे, इसको इधर एक्सटेंड कराया, ये बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ये जो होगा सिंबल देखो, ये हो गया ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ए और बी का रिजल्टेंट होगा, जिसको फर्दर दूसरे लैंग्वेज में सम भी बोला जाता है, सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। अब यहां पे आते हैं दोनों कॉन्सेप्ट के प्रॉपर्टीज आती हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, या फिर बी को ए में ऐड कर दो, बात एक ही है, ये दोनों इक्वल होंगे। सेकंड का नाम है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है 3 के लिए, 3 वेक्टर्स के लिए होंगे लॉ। ये 3 वेक्टर के लिए होता है, ए प्लस बी प्लस सी, इधर से इसको पेयर कर दो, ब्रैकेट में डाल दो, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इधर से इसको पेयर में डाल दो, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। यही 2 रूल है, 2 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ स्केलर क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। ये टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और
इस पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। मैंने एक फोर्थ पॉइंट छुड़वाया था कोलिनियरिटी का, आपको याद है लास्ट वीडियो में आप जाके देखोगे जब वेक्टर का, तो उसमें कोलिनियर के 4 केसेस थे जिसमें से 3 केसेस मैंने डिस्कस की थी, चौथा पार्ट मैंने स्टार करके छुड़वा दिया था, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर होगा। सो बच्चों यहाँ पे देखो होता क्या है, एक ये वेक्टर है ए, इसका डायरेक्शन इस साइड में, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी स्केलर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट नंबर। स्केलर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट नंबर। 2 3 4 5 6 1 1/2 1/3 ये कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट नंबर। सो हमने क्या किया, इस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या इफेक्ट गिरेगा वेक्टर पे? वेक्टर पे इफेक्ट यही गिरेगा कि उसकी मैग्नीट्यूड या तो बड़ी हो जाएगी या फिर छोटी हो, यानी कि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी। यहाँ पे 2a बोला है तो ये इतनी है लेंथ, तो ये बन जाएगा लगभग इसका डबल, इतना बनेगा। समझ में आ गया ना? जब भी हम स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लेंथ में चेंजेस आते हैं, और जब माइनस से करते हैं तो उसके डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं। माइनस से करते हैं तो अगर डायरेक्शन इधर है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा इधर, अपोजिट, ठीक है। बट अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लेंथ पे इफेक्ट गिरता है। हो सकता है कि ये डबल हो जाए, इतना हो जाए, पहले ये वेक्टर था अब डबल हो जाएगा तो इतना वेक्टर हो जाएगा, या पहले इतना था अभी हाफ होके इतना ही बचेगा। अगर इसको हम इस वेक्टर को a को अगर 1/2 कर दें, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या पता चल रहा है कि इस वेक्टर की लेंथ अब इतनी हो जाएगी, इतनी ही रहेगी, हाफ, इसकी हाफ रहेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखो कोलिनियर का वो कॉन्सेप्ट, कोलिनियर, फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों क्या है। अगर ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल कोलिनियर का केस होता है, या फिर एंटी पैरेलल कोलिनियर का केस होता है, ठीक है, मैंने बताया था ना। सो ये दोनों कोलिनियर है। तो यहां पे देखो, अगर आप कहना चाहो तो B को लिख सकते हो लमसम 2 टाइम्स A। देखने से तो ये लग रहा है लगभग, ठीक है ना, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते बट लगभग मान लेते हैं। सो B को हमने किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? A के टर्म में। B को हमने A के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कब किया? जब दोनों पैरेलल है या फिर दोनों एंटी पैरेलल होंगे तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो एक वेक्टर को हम जब दूसरे वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर को, तो दोनों वेक्टर ये वाली वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों क्या होगा? कोलिनियर होगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो A इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B। समझ में आया बच्चों? जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो दोनों वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ध्यान रखें आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? सो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। देखो बच्चों क्या होता है कंपोनेंट, क्या होता है वेक्टर का कोई कंपोनेंट क्या होता है? ये हमारा एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। सो बच्चों आपको पता है कोई भी एक वेक्टर लेते हैं, सॉरी हम क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस पे ये 1 डिस्टेंस पे ये पॉइंट लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 1,0,0, ठीक है, एक्स वाई जेड में, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। फिर y पे लेना चाहो 1 यूनिट पे ये पॉइंट, तो ये क्या होगा? 0,1,0। फिर z पे लेना चाहो ये पॉइंट, तो ये हो गया 0,0,1। यानी कि इसको बोल सकते हो 100 नंबर, इसको 10 नंबर, इसको 1 नंबर, ठीक है, z एक्सिस 1 नंबर, ये 100 नंबर, दिल्ली पुलिस बोलते हैं ना ऐसा, दिल्ली पुलिस, ठीक है, 100 नंबर। अब देखो इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 हो गई, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 है, बट ये अभी सिर्फ डिस्टेंस है। अगर इसको एरो दे दे, एरो लगा दे, यानी कि इसको डायरेक्शन दे दे और इसको डायरेक्शन दे दे और इसको डायरेक्शन दे दे, तब ये तीनों बन जाएंगे वेक्टर। सो एक्स एक्सिस, और ये कौन सा वेक्टर बनेगा? ये वेक्टर बनेगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 सेंटीमीटर।
इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने एक ही यूनिट लिया था ना इसमें 1,0,0 यानी कि 1 सेंटीमीटर ये इंडिकेट कर रहा है, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। सो एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर लेते हैं यूनिट वेक्टर, उसको नाम दिया गया है, स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसको बोला जाता है आई कैप। और वाई एक्सिस पे जो होता है, वाई एक्सिस पे जो हमारा वो होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर को जे कैप। और के कैप जो जेड एक्सिस पे होता है उसको बोला जाता है। सो ये हो गया कंपोनेंट। किसी भी एक वेक्टर का ना 3 कंपोनेंट होते हैं, आई, जे और के। सो अब देखो कोई भी वेक्टर है, ये पॉइंट है हमारा P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। अब इसको जब हम यहां पे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर। ये तो हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया था पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर को हमने सिर्फ वहां पे इंडिकेट किया था, क्या होता है OP को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये O होता है, मैंने ये भी बताया था, जिसमें भी O आ गया वो समझ लेना कि पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है। अब पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट होता है, ओनली P। देख लो यहाँ पे। अब अगर हमें OP वेक्टर इन टर्म ऑफ कंपोनेंट वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखो। अब हम करेंगे क्या, P के x में से O के x को माइनस करेंगे। O मीन्स ओरिजिन होता है ना, 0 0 0 ओरिजिन हो गया। अब P के x में से O के x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस O, 0 बोल लो। x वाले को जब माइनस करेंगे ना तो उसमें हम आई कैप डालेंगे, क्योंकि x एक्सिस पे क्या लेते हैं आई कैप यूनिट वेक्टर। प्लस y में से इसके y को माइनस करेंगे, y माइनस 0 इंटू जे कैप, प्लस z माइनस 0 इंटू के कैप। तो ये हो गया OP वेक्टर हमारा क्या बन गया, x आई कैप, y जे कैप, z के कैप। ये हो गया हमारा OP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जिसका पॉइंट दिया है x y z। जब भी कोई पॉइंट दिया होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखने का सिंपल सा तरीका है, इसमें i, इसमें j, इसमें k डाल के सबको प्लस कर दो। सबसे इजी वे, हमें ओरिजिन देखना ही नहीं है। लिखने का ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक है ये, कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट तो ये है, ट्रिक ये है, जब भी हम पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो, ध्यान से सुनो, पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो तो जो पॉइंट दिया होगा उसके x में i, y में j और z में k कैप डाल के प्लस कर दो सबको, ठीक है। अब देखो सिंस ये वेक्टर है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंडिकेट ऐसे किया जाएगा मॉडुलस से, और निकालने का तरीका होता है अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर। आई का कंपोनेंट है, या बोल दो कोएफिशिएंट है x का स्क्वायर, j कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है। i के साथ जो भी होगा उसका स्क्वायर कर दो, j के साथ जो भी होगा उसका स्क्वायर कर दो, k के साथ जो भी होगा उसका स्क्वायर कर दो। लेकिन एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। मान लेते हैं एक वेक्टर दे रखा है a, इसका कोऑर्डिनेट है i प्लस 2j प्लस 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, a का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं करना है, अंडर रूट i का कंपोनेंट क्या है 1 है ना, 1 का स्क्वायर, j के साथ 2 है 2 का स्क्वायर, k के साथ 3 है 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9, रूट 14 हो गया, रूट 14 हो गया। ऐसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, समझ में आया आप लोगों को। अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, ए कोई वेक्टर है 2i 3j 4k। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सो बच्चों यहां पे देखो, हम बात करेंगे, एक नया टर्म आएगा जिसको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियो। सिंपली समझने की कोशिश करो, कोई भी वेक्टर हो, सिर्फ वो यूनिट वेक्टर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, यूनिट वेक्टर नहीं होनी चाहिए। कोई भी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर चेक करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो यूनिट वेक्टर नहीं हुआ, तो कोई भी वेक्टर हो गया। जब कोई भी इसका शायद मल्टीप्लाई, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये 1 नहीं हो रहा है, ये हो गया 16 प्लस 9 25 प्लस 4
29 √29 जो कि 5 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 1 तो नहीं है, ठीक है। सो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो जब कोई भी वेक्टर हो वो यूनिट वेक्टर नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आई, जे और के कंपोनेंट जो होता है वही होता है हमारा डायरेक्शन रेशियो। 2, 3, 4 ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? कोई भी वेक्टर जब हम बात करते हैं किसी वेक्टर की, तो उसमें आई, जे और के कंपोनेंट जो होता है वही होता है हमारा डायरेक्शन रेशियो। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? अगर इन केस ऑफ एक कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई, जे, के कंपोनेंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन कोसाइन। क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसका आई, जे के कंपोनेंट क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन होता है। इन केस ऑफ एनी वेक्टर एक्सेप्ट यूनिट, आई, जे, के कंपोनेंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन रेशियो। ये क्या इंडिकेट करता है? ये डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया बच्चों? ये कॉन्सेप्ट है, ये 3D में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो अभी आप ध्यान से ये इसको नोट कर लें और इसको रिमेंबर रखें, याद रखें इस चीज़ को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है, अभी बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। 3D में इसको डिटेल में हम करेंगे कि डायरेक्शन रेशियो होता क्या है, डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। हालांकि हमने यहाँ पे वेक्टर में फर्स्ट वीडियो में कर रखी है डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ठीक है बच्चों? सो आगे हम देखते हैं, दो वेक्टर है, इनको कैसे ऐड करेंगे। एक वेक्टर ए है, ये दिया है a1i, a2j, a3k। बी दे रखा है b1i, b2j, b3k। सो अगर हम बोल दें a प्लस बी को प्लस करना है, a और b को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली i को i में ऐड करेंगे, j को j में ऐड करेंगे और k को k में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे a1 प्लस b1 हो जाएगा i, a2 प्लस b2 j होगा, a3 प्लस b3 k हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? बेसिकली करना क्या है कि i को i में ऐड करना है, j को j में ऐड करना है, k को k में ऐड करना है। ठीक है बच्चों? इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखना आप लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल। ए दिया है, ए वेक्टर दिया है क्या? एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के, ये वेक्टर दिया है। और बी वेक्टर दिया है 2i yj प्लस के। ये बोला है दोनों वेक्टर इक्वल है। जब दोनों वेक्टर इक्वल होगा, a इक्वल b है, तो करना क्या होता है? i कंपोनेंट, a का i कंपोनेंट b के i कंपोनेंट के बराबर होगा, यानी कि x इक्वल टू 2 हो जाएगा। a का j कंपोनेंट b के j कंपोनेंट के बराबर होगा, यानी कि 2 इक्वल टू y हो जाएगा। और a का z कंपोनेंट, k कंपोनेंट और b का k कंपोनेंट दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे 1 है तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 होगा। ऐसे इक्वेट किया जाता है। जब भी दो वेक्टर इक्वल हो तो यानी कि वो क्या बोल रहा है? दोनों का i कंपोनेंट इक्वल होगा, दोनों का j कंपोनेंट इक्वल होगा, दोनों का k कंपोनेंट।
कंपोनेंट मीन्स कोएफिशिएंट बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी, आप लोग ट्राई, आई मीन एग्जाम्पल 5 था, एग्जाम्पल 6 देखते हैं। 6 इसमें क्या बोला है, एक वेक्टर ये है 2i प्लस 3j प्लस k। अब बोला क्या है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 9, 1, 10, 14, रूट 14 हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है रूट 14, जो कि 3 से ज़्यादा ही होगा, 9 का रूट 3 होता है, 3 से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा है इसकी मैग्नीट्यूड। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और थोड़ा बड़ा लेते हैं, इतना ले लेते हैं, अप्रॉक्स 4 के आसपास होगा, 16 होता तो 4 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब बच्चों क्या बोला है, ध्यान से देखो, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में, यानी कि इसका डायरेक्शन इस साइड में है ना, इधर हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना है, यानी कि ये चाहिए। आपको पता है ये फ्री वेक्टर होता है, इसको उठा के हम यहां पे शिफ्ट करा सकते हैं इस पे। तो जब हम इसको यहां पे शिफ्ट करा सकते हैं तो हम करेंगे क्या, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर इसको हमने यहां पे शिफ्ट करा दिया तो अब ये क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया, किसका, इसी का तो हो गया ना यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली क्या बोला है, अगर बोले कोई वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी कि उसी का यूनिट वेक्टर मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ए का वो क्या होता है, ए वेक्टर को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ए वेक्टर क्या था, ये 2i प्लस 3j प्लस k डिवाइडेड बाई रूट 14। ये हो गया हमारा आंसर। अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हो, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 7 भी देखेंगे, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और इस पे बेस्ड हमारे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम लोग वहां पे जल्दी जल्दी कर लेंगे। कभी ना कभी तो मिलोगे, कहीं पे हमको यकीन है, कभी ना कभी तो मिलोगे, कहीं पे हमको यकीन है। मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी है, तेरे बिना। 7th बच्चों देखो इसमें क्या बोला है, ए एक वेक्टर है, इस i माइनस 2j ये वेक्टर दिया है। बोला क्या है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 7 हो। तो ध्यान से देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर है a, इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 5 रूट 5 है, ठीक है, जो कि 2 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसने बोला है कि इसी के डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 7 हो। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7 इतना हो मैग्नीट्यूड, यानी कि ये वेक्टर मांगा है, ये मान लेते हैं v वेक्टर है। अब करेंगे क्या, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम करेंगे क्या, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे इतना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है इतना, इसको उठा के यहाँ पर रख दिया और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा वेक्टर मिल गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट। जब भी मांगे कि उसी वेक्टर के ये एक वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना है जिसकी मैग्नीट्यूड इसका 10 टाइम्स हो, मीन्स उसके मैग्नीट्यूड 10 हो, तो क्या करेंगे, इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर इतना ले लिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। इसका यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ए कैप, ये क्या होगा, ए को हमने ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ए हमारा था i माइनस 2j, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। साइन के साथ लेते हैं, नंबर को साइन के साथ लेते हैं, तो ये हो गया हमारा i माइनस 2j अपॉन अंडर रूट 5, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब b वेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखो, b जो होगा 7 टाइम्स ऑफ दिस, इसका 7 टाइम्स कर देते हैं, i माइनस 2j
अपॉन रूट 5। ये हो गया इसका आंसर 7i माइनस 14j अपॉन रूट 5। ये हो गया बी वेक्टर। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोला है? दो वेक्टर है, एक ए है, ए कितना दिया है 2i प्लस 2j माइनस 5k, और बी दिया है 2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है बच्चों, अब बोला क्या है, इनका सम निकालना है और सम के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले हम इन लोगों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं ना। a प्लस बी क्या होगा 4i, i को i में जोड़ेंगे, j को j में प्लस करेंगे और k को k में प्लस करेंगे, तो इतना हो गया। अब इसका यूनिट वेक्टर मांगा है, तो इस वेक्टर को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस इज 16 प्लस 9 प्लस 4, 16 4 20 29 अंडर रूट 29। सो यूनिट वेक्टर क्या होगा, किसी वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है यूनिट वेक्टर, यानी कि 4i प्लस 3j माइनस 2k को जब हम रूट 29 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो ये हो गया 4 बाई रूट 29i, 3 बाई रूट 29j, 2 बाई रूट 29k। समझ में आ गया बच्चों? ये हो गया आंसर। सो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9th इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एग्जाम्पल 9th ध्यान से देखें आप लोग। ये क्या बोला है, एक वेक्टर है, ये है दिया हुआ है i प्लस जे माइनस 2k। इसमें माना है डायरेक्शन रेशियो, dr का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो। इस लाइन का, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है वो मांगा है, और dc भी मांगा है। तो बच्चों मैंने बताया था इन केस ऑफ एनी वेक्टर, कोई वेक्टर हो तो उस केस में उसका i, j और k कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियोज। सो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना हो रहा है ये मैग्नीट्यूड, 2 2 4 1 5 1 6 रूट 6, जो कि 1 नहीं है। मैंने बोला था यूनिट वेक्टर के केस नहीं होना चाहिए। यूनिट वेक्टर को छोड़ के कोई भी वेक्टर हो तो उसका i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट ये dr होता है। बट dc निकालने के लिए आपको उसका यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, a कैप i प्लस j माइनस 2k को रूट 6 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया ना? किसी भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के केस में i, j और k कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा dc के लिए हमें यूनिट वेक्टर निकालना मस्ट है। अगर नहीं निकालोगे तो फिर dc नहीं आएगा। और dr के लिए कोई भी वेक्टर हो तो उसका dr डायरेक्ट निकाल सकते हो, i, j, k कंपोनेंट, सिर्फ वो वो यूनिट वेक्टर नहीं होना चाहिए। सो यहां पे dc हो गया इसका 1 बाई रूट 6, फिर 1 बाई रूट 6 इंडिविजुअल डिवाइड किया होगा आपने, माइनस 2 बाई रूट 6। क्लियर है बच्चों? ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। इनको ज्वाइन करोगे तो एक लाइन मिलेगा, लाइन मिलेगा तो वेक्टर भी हो सकता है। एरो डाल दो, सीधा वेक्टर हो गया। अब देखो इसको बोलेंगे जहां एरो होता है वो होता है फाइनल पॉइंट, ये होता है इनिशियल पॉइंट। अगर हमें ये वेक्टर a, इसको नाम देते हैं a, इसको b। अगर हमें वेक्टर ए बी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना था, x2 में से x1 को माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, x2 माइनस
x1 x के साथ i कैप डाल देना, प्लस y में से y को माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, उसमें j कैप डाल देना, प्लस z2 में से z1 को माइनस करेंगे और उसमें k कैप डाल देना। ये होता है तरीका वेक्टर लिखने का, जब 2 पॉइंट्स से हमें वेक्टर लिखना हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों देखो ध्यान से, सेक्शन फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो बच्चों क्या हुआ है, यहां पे दिया होगा 2 पोजीशन वेक्टर, लेकिन हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर से हम पॉइंट लिख सकते हैं। मान लो यहां पे 2 पोजीशन वेक्टर दिया है ऐसे, ये ओरिजिन है, एक पॉइंट ये था A, तो मिला के ये वेक्टर A बना दिया। दूसरा पॉइंट यहां पे था B, इसको यहां पे मिलाया, ये वेक्टर बन गया B। तो हम ये पोजीशन वेक्टर नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हटा के ना सीधा हम देखेंगे क्या, ये पॉइंट, 2 पॉइंट है। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब बोला कि इन दोनों को मिलाया तो एक लाइन बना। तीसरा एक पॉइंट है R, पोजीशन वेक्टर है, ये R पॉइंट इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में। तो R का कोऑर्डिनेट बताना है, R वेक्टर बताना है, या R का पॉइंट बताना है, या फिर बोलो R का पोजीशन वेक्टर बताना है। तो R का पोजीशन वेक्टर निकालने का सिंपल सा तरीका बताता हूं। ये आपने जो पोजीशन वेक्टर दिया होगा उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसको मिलाया, ये लाइन हो गई। R यहाँ पे था, R भी एक पॉइंट है, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर दिया है तो R पॉइंट लिख सकते हैं ना, पॉइंट लिख सकते हैं। लिखने का तरीका मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। ये m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो बच्चों, ये सेक्शन फॉर्मूला 10th वाला ही है, कुछ नया नहीं है इसमें, बस वेक्टर जुड़ गया तो इसका मतलब नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हवा बना लिया आप लोगों ने। तो ये m है, ये n है। हमें पता है कि दूर वाले का दूर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका दूर वाला ये है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। इंटर्न 2 इसमें डिवीजन आते हैं, एक आता है एक्सटर्नल डिवीजन, एक आता है इंटरनल डिवीजन। जब हम इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे, डिवीजन क्या है, इंटरनल डिवीजन, तो उस केस में क्या होता है, m को b से मल्टीप्लाई करेंगे, r का कोऑर्डिनेट देखो, m को b से मल्टीप्लाई किया, m को b से मल्टीप्लाई किया, n को a से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन आता है इंटरनल में, na अपॉन m प्लस n, इन दोनों को प्लस करते हैं। जब डिवीजन एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल डिवीजन, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एम बी माइनस साइन आता है एन ए अपॉन m माइनस n, ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। अब बच्चों देखो यहां से एक चीज और निकलता है, मिड पॉइंट। अगर 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, या पोजीशन वेक्टर लगा लो या फिर पॉइंट बोल लो, हम निकाल क्या रहे हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट है, इसके बीच का पॉइंट ये है, इसको r ले लो या m ले लो, m पोजीशन वेक्टर ले लो, ठीक है। मिड पॉइंट m कैसे निकालेंगे, m निकालने का तरीका है, दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2, दोनों पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इससे मिड पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना, ये था कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट हमने खत्म करा दी। फिर अब बचते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज देख लेंगे 10.2। अब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान से देखें आप लोग। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चंस बनने मुश्किल हो जाएंगे। आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।